अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ESR इन कैपेसिटर। जब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, यानी ये जो सर्किट है ये किसी चीज़ की बराबर रेजिस्टेंस जो है, जितनी वो रेजिस्टेंस पेश करेगा किसी सर्किट के अंदर, उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम कि जी ये कंपोनेंट या ये पुर्जा किसी सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस पेश करेगा, या इसकी जब ये वर्क करता है तो सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस होती है। कैसे, इसको मैं ज़रा तफसील से बयान करूँगा, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जब हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं 115 है, 110 है या 220 है, तो जो भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा, कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रजिस्टर है, सेमीकंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है, आईसी है, डायोड है, कोई भी कंपोनेंट है, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करते हैं ये तीन ही चीज़ों पे काम करते हैं। वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज के रास्ते में रेजिस्टेंस लगाई जाती है और उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके उसमें से करंट गुजारी जाती है। टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट, टोटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी तीन चीज़ों के गिर्द घूमता है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इन तीन चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है। हमने जस्ट वोल्टेज देने हैं, करंट को कंट्रोल करना है। ये अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको कंट्रोल करें। ये कंपोनेंट हर एक अपने मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि उसका मटेरियल कैसा है। फिर आगे होती है फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि वो इसी करंट के उतार चढ़ाव का नाम है। कहीं पे वो फ्रीक्वेंसी, कहीं पे स्विच ऑन हो रहा है, कहीं पे ऑफ हो रहा है। वो कितनी दफ़ा ऑन ऑफ हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। चीज़ उसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर भी वोल्टेज और करंट है, वो कितनी बार एक सेकंड में ऑन ऑफ होगा, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी आ जाइए कि वो जो ऑन ऑफ होने का टाइम है और उसकी स्पीड है, उसी से हम इस सारे सर्किट को चलाते हैं। वरना तो अगर डीसी वोल्टेज दे दिए जाए और उसको हम जब तक अपनी मर्ज़ी से उसको अप डाउन ना करें, उसको ऑन ऑफ ना करें, तो वो काम नहीं करता। जो भी डीसी वोल्टेज होंगे, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एसी अप्लाई की, यहाँ से गुजारने के बाद डीसी बनाई, डीसी को फिर हम ऑन ऑफ करते हैं। कहाँ से? ये आईसी और ये मॉसफेट लगाकर। अभी ये मॉसफेट है तो हम कहते हैं इसकी ड्रेन टू सोर्स आर्म रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि ट्रांसफार्मर में ज़्यादा करंट गुजरे। अभी ज़्यादा जब हम करंट गुजारते हैं तो ये तो एक पीस तार का एक टुकड़ा है। जब उसको एसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चेंज होती हुई करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस आती है। वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के बहाव में जो मैग्नेट फील्ड बनेगा वो रुकावट पेश करता है, तो वो उसकी एसी रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरह हमने एक सादा सी ज़ुबान में सुन रखा है कि कैपेसिटर जो है वो एसी को इजी पाथ देता है और डीसी ब्लॉकर होता है। यानी डीसी में वो करंट को रोकेगा और एसी में क्या करेगा कि एसी में करंट को इजी पाथ देगा। आज हम बात करेंगे इसको, ये कितनी इजी रेजिस्टेंस देगा। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। जब हम अभी पावर सप्लाई आई है तो पावर सप्लाई को अगर हम टोटल जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, जब इनका एनालिसिस करके हम इनको कैलकुलेट करके वापस यहाँ तक लाते हैं, तो इन दो पिनों पे एक ही रेजिस्टेंस नज़र आएगी। ये जितना सर्किट है ये एज अ वन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, उसको कहते हैं हम इम्पीडेंस। यानी इस सर्किट की जब इसको पावर देंगे तो उस वक्त इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये सारे कंपोनेंट जितने भी हैं ये मिलकर कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से हम कहते हैं जी इसमें से इतनी करंट गुजरेगी। ये फ्यूज़ हम एवं तो नहीं लगा देते, फ्यूज़ लगाया जाता है उसकी टोटल कैलकुलेशन करके।
कि यहाँ से अगर आपकी 60 वाट आउटपुट हो रही है तो 60 वाट का मतलब है कि ये सारे कंपोनेंट हम देखते हैं, इसकी अगला लोड और इसकी अपनी कंजम्पशन, ये मिलाकर हम कहते हैं 70 वाट इसकी इनपुट है। 10 वाट ये खुद खा जाएगा। तो जब ये वाटेज खाएगा तो हमें पता है कि V इंटू आई, वोल्टेज और करंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा आ जाता है पावर। अभी ये कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा AC सर्किट के अंदर, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसको देखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस कैपेसिटर के ऊपर क्या क्या है। जब हम किसी कैपेसिटर को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है कि कितने माइक्रोफैरड का है, ये इसकी होती है स्टोरेज कैपेसिटी। आगे होते हैं कितने वोल्टेज का है, तो हमें पता चलता है कि इतने वोल्टेज पर ये इतने चार्ज को स्टोर करेगा। फिर इस पे कुछ टेम्परेचर की इंडिकेशन आती है कि ये इतने टेम्परेचर पे वर्क करे। उसके बाद वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आती है कि ये इसकी सीरीज़ कौन सी है। चले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम इस कैपेसिटर को देख लेते हैं तो लिखा हुआ है 450 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड और यहाँ पर लिखा हुआ है KMM, ये है सीरीज़ का नाम। और यहाँ पे बनाने वाले का है कि ये निपॉन ने बनाया है। निपॉन का KMM सीरीज़ का 105 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 105 डिग्री वर्किंग टेम्परेचर वाला कैपेसिटर है और इस पर इतने वोल्टेज पे चलेगा और ये इसकी कैपेसिटर वैल्यू है। ये इसका नेगेटिव मार्क है। जब ये चीज़ें देखते हैं, अगर एक और कैपेसिटर को हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमें पता चलता है कि ये DS बनाने वाला है और CD 263 इसका मार्किंग कोड है, जो इसका सीरीज़ का इसकी पहचान है कि ये कैपेसिटर किस तरह के मटेरियल से बना है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेंगी। प्लस फिर इसी कैपेसिटर के ऊपर हमें यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस, वोल्टेज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसकी पोलैरिटी मार्किंग, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये सारे कैपेसिटर, इनके ऊपर हर मैन्युफैक्चरर का, ये कौन से मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, कितने वोल्ट का है, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। चलिए हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये CD 263 को ही देख लेते हैं कि CD 263 जो है इसका देख लेते हैं कि ये क्या काम करेगा। तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर DC पे हम कहते हैं कि DC ब्लॉकर है। क्यों? जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पेश करता है। ये है कैपेसिटर और हम कहते हैं कि इसकी जो चार्जिंग वैल्यू है, जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। और जब इसको हम सर्किट के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं हम XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये होती है किसी AC सर्किट के अंदर। DC में तो इसने सीधा चार्ज लिया, स्टोर कर लिया। तो AC में जब करते हैं तो AC के लिए 2 पाई साइन सिग्नल के लिए, और FC, F होती है फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस। कितनी कैपेसिटेंस है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करना है, तो ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी कि कितनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो करंट के फ्लो में ये रुकावट पेश करेगा, वो यहाँ पर निकल आएगी। मिसाल दीजिए 2022/7 मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी से। मैं कहता हूँ मैं इसको 10 हर्ट्ज़ पे यूज़ करना चाहता हूँ और इसकी वैल्यू है इस कैपेसिटर की 47 माइक्रोफैरड। चलिए हम जिसको डिस्कस करते हैं हम उसी को ले लेते हैं ताकि हमें वो समझने में आसानी हो। हम इस छोटे कैपेसिटर को, जो आउटपुट कैपेसिटर है, इसको देख लेते हैं। ये है 470 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई डबल ब्रैकेट 44 डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई इट बाई 10 हर्ट्ज़
10 हर्ट्ज़ पे हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें किससे, 470 XY 10 की ताकत -6 से, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड है। तो 470 को माइक्रोफेरेड में लाने के लिए 10⁻⁻6 करेंगे। 2 ज़रब 22/7 ज़रब 10 ज़रब 470 ज़रब 10 की ताकत -6, इस तरह करके इसको कर लेंगे। अभी देखिए ये आ रही है 3.26 ओम आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस आएगी। इस कैपेसिटर को अगर मैं यूज़ करूँगा 10 हर्ट्ज़ पे, तो इसकी जो इम्पीडेंस आएगी, जो कैपेसिटर रिएक्टेंस आएगी, वो 33.849 इतने ओम आएगी। अगर इस कैपेसिटर को मैं 100 पे ले जाऊंगा, 100 हर्ट्ज़ पे यूज़ करूंगा, तो ये 3.3 ओम हो जाएगी। 1000 हर्ट्ज़ पे 0.3 ओम हो जाएगी। 10 किलो हर्ट्ज़ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 30 मिली ओम हो जाएगी। अगर इसको मैं 100 पे लगाऊंगा, 100 किलो हर्ट्ज़ पे, तो इसकी 3 मिली ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी। देखिए अभी रेजिस्टेंस कितनी कम हो रही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी कम हो रही है। अगर इस कैपेसिटर को मैं 10 हर्ट्ज़ पे यूज़ करूँगा, तो इसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 33.849 ओहम्स होगी। अगर 100 हर्ट्ज़ पे करेंगे तो 3.3 ओम हो जाएगी। रेजिस्टेंस या इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतनी डाउन हो जाएगी। अभी अगर 1000 हर्ट्ज़ पे होगा तो देखें 300 मिली ओम, 0.3 ओम रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और डाउन हो गई। अगर इसको 10 किलो हर्ट्ज़ पे ले जाएं तो ये 33 मिली ओम इतनी डाउन हो गई। तो 100 किलो हर्ट्ज़ पे इसकी टोटल 3 मिली ओम हाई फ्रीक्वेंसी पे ये बिल्कुल एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अगर इसको हम एक ब्रिज रेक्टिफायर पे यूज़ करते हैं तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स के लिए इसके अंदर, इसीलिए हम कैपेसिटर को कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो डीसी ब्लॉकर है। अगर मैं 1 हर्ट्ज़ कहूँगा तो ये देखें 338 ओहम्स। अगर 120 या 100 पे यूज़ करेंगे तो 2.8 ओहम्स इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। डीसी को तो ब्लॉक कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये बाईपास करता जाएगा। इसीलिए ये आउटपुट कैपेसिटर यहाँ पर जो लगे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, हम इसीलिए कहते हैं कि ये रिपल को रिमूव करता है। अभी देखिए कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट 2 प्लेट्स हैं, उसके दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक क्या है, एक इंसुलेटर पेपर ही है जिसको उसमें ग्रीस किया हुआ है या डिफरेंट किस्म के इंसुलेटिंग लिक्विड हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो ये प्लेट, 2 प्लेटें, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, इसके दरमियान में जो इंसुलेटर है जिसको लुब्रिकेट किया होता है ताकि ये दोनों प्लेटें आपस में टच ना हो, चलती रहती हैं। जब करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर पावर जनरेट होती है। तो जहाँ पर पावर जनरेट होती है तो वहाँ पर अगर आपने पेपर रखा हुआ है या कोई मटेरियल रखा हुआ है तो उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। एक वक्त वो आता है कि उसका पेपर का जो डाई इलेक्ट्रिक है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ड्राई होना शुरू हो जाता है तो उसका जो फैक्टर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। जब ये कैपेसिटेंस या इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए और आपस में लीकेज शुरू हो जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। इस तरह करने से कैपेसिटर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी को हम XC कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जितनी उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी उतना ही कैपेसिटर अच्छा होगा। यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज़ करते हैं। अभी एक तो चीज़ हमें समझ आ गई कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। ये वो रेजिस्टेंस वैल्यू है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। कैसे? जब इस कैपेसिटर को हम एनालॉग मल्टीमीटर पे चेक करते थे पुराने ज़माने में, जब
अभी भी कुछ दोस्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो लीडों को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो एक दफ़ा मीटर की नीडल ये गई ओहम मोड में, और थोड़ी देर के बाद वो वापस आना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं जी ओ जी कैपेसिटर ठीक है। फिर इसको डिस्चार्ज करते हैं, रिवर्स करते हैं, वो ऐसे गई वापस आ गई। हम इस कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करके चेक करते हैं कि जी इसके अंदर चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई कैपेसिटर, उसमें आइडिया नहीं होता कि कैपेसिटर है कितनी वैल्यू का या कितना है, वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सुई आगे गई है पीछे आ गई है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़माना चेंज हुआ जब ये मल्टीमीटर के ऊपर कैपेसिटर फंक्शन नहीं था, जस्ट ओहम मॉड था। तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया, ऐसे दो लीडों को ओहम मॉड के अंदर लगाया, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, रीडिंग दी, फिर वापस हो गया। तो हमने कहा जी ये कैपेसिटर ठीक है। इसको ऐसे रिवर्स किया, इसने एक दफ़ा नेगेटिव वोल्टेज कुछ शो किए और फिर वो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो की, और ये हमने कहा जी ठीक है। ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये था एक ओहम मॉड में हम टेस्ट करते थे। ये देखें रेजिस्टेंस आई, हाई रेजिस्टेंस हो गई, ओपन हो गया, ख़त्म हो गया। हमने कहा जी ये कैपेसिटर ठीक है, चार्ज हो गया। इसको हमने रिवर्स किया, एक दफ़ा यहाँ पर ये जितने वोल्टेज हमने दिए थे वो वोल्टेज यहाँ पे ही शो कर देगा। नेगेटिव वोल्टेज आए तो नेगेटिव रीडिंग से पॉजिटिव में जाएगा। हम कहते हैं जी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और जब ये हाई रेजिस्टेंस शो करेगा हम कहते हैं जी कैपेसिटर ठीक है। ये था एक पुराना तरीका। अभी जब थोड़ा सा ज़माने ने तरक्की की तो इसमें उन्होंने एक कैपेसिटर का साइन दे दिया, एक सब फंक्शन दे दिया कि जी यहाँ पर आप कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तो जितने भी अभी तकरीबन मल्टीमीटर आ रहे हैं उनके अंदर ये कैपेसिटेंस फंक्शन होता है। तो वहाँ पे एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देकर बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कहा था ये 100 हर्ट्ज़ पे 120 हर्ट्ज़ पे हम इसको सिग्नल देते हैं और ये चेक कर लेता है, तो उसी तरह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो इसको हम कैपेसिटर पे ले जाते हैं। कैपेसिटर पे ले जाने के बाद इसको हम करते हैं डिस्चार्ज। जब भी आप कैपेसिटर टेस्ट करते हैं तो हमेशा कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए उसको पहले डिस्चार्ज कर लीजिए। किसी भी कैपेसिटर को डायरेक्टली कैपेसिटेंस का कोई भी टेस्ट मीटर हो, LCR हो, कैपेसिटर मीटर हो या ESR मीटर हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिस्चार्ज करते हैं, वरना ये उसको डैमेज कर देगा, क्योंकि इसने हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करके तो फिर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हमें इसने बता दिया 4.69 माइक्रोफेरेड। अभी अगर देखें तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो है, इसके ऊपर लिखी है 475K। तो जब हम बात करते हैं 475, तो इसको देखा जाता है 4, 7 और इतने ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 और ये 5, और आगे इसके लगा दें PF। जो K होता है वो इसकी टॉलरेंस होती है कि इतने प्लस माइनस हो सकता है JKM, कि कितने परसेंट इसकी वैल्यू अपनी वैल्यू से कम ज़्यादा हो सकती है। LCR मीटर से भी चेक करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या बताएगा। मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसने बता दिया 4.65, 4.66। इसने 4.69 बताया था, इसने 4.6765 ये बता रहा है। तो 4.67 जो भी हम कह सकते हैं ये उसके करीब तरीन है माइक्रोफेरेड। 20 माइक्रोफेरेड की रेंज पे, इसमें ऑटो रेंज भी होते हैं, मैनुअल रेंज भी होते हैं। तो इस पे हमें 4.6 रीडिंग मिल गई। अभी जो यहाँ पर है पिकोफेरेड, तो इसको देख लीजिए 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए। यहाँ पर था पिकोफेरेड, तो अगर इसको हम देखेंगे 4700 नैनोफेरेड हो जाएगा। 3 ज़ीरो हटा देंगे, पीको से नैनो में चले गए। इसके बाद 1 2 3 हमारे पास गुंजाइश है, तो यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, तो 4.7 माइक्रोफेरेड जो रीडिंग इस मल्टीमीटर ने बताई थी
4.69 माइक्रोफैरड, तो 69 इसके करीब है, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर ठीक है। ये है लो फ्रीक्वेंसी पे इसकी टेस्टिंग। जो हमने ये डिफरेंट ये चीज़ें बताई थी, ये मल्टीमीटर वो चेक नहीं कर सकते। उसके लिए ESR मीटर होता है जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, सॉरी। ये वीडियो मुझे ESR पे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और एक दोस्त ने कहा है कि आप ESR का स्टैंडर्ड चार्ट दे दें। मैं उस पर इस मौजू को इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक बहुत क्रिटिकल मौजू है। इस पे आप कैपेसिटर की हेल्थ का पता लगाते हैं, क्योंकि हर कैपेसिटर का एक लाइफ टाइम होता है। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का अपना एक वर्किंग आवर होता है। हर मैन्युफैक्चरर ने, हर बनाने वाले ने उसका एक बता दिया जाता है कि इसके, जैसे यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले अगर CD263 जिसकी बात कर रहे हैं तो कहता है कि लोड लाइफ जो इसका फुल लोड पे ऑपरेट होगा 2000 घंटे इसकी लाइफ है और 105 डिग्री पे चलेगा। इस पे देखें तो सीरीज़ के नीचे उसने लिखा है 2000 से लेके 3000 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब है कि ये भी कोई कहानी है, इसके साथ इसका ताल्लुक बड़ा है। चलें इसको भी डिस्कस करते हैं फिर, ताकि हमें, असल में मेरी वीडियो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। मैं असल में वो शॉर्टकट वाला नहीं हूँ कि जी सीधा साधा 2-3 लफ्ज़ बताओ, और ये मैं 3 मिनट में भी ये बात कवर कर सकता हूँ यानी अगर मैंने बतानी हो, लेकिन उस 3 मिनट का मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है। कि अगर आपको उस किसी चीज़ की ये सारा मैं 2 लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि ये सार ये है, इस तरह से टेस्ट करते हैं, ये होता है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि उसमें से जब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, अभी मैं XC कह देता हूँ, XC क्या होती है किसी को नहीं पता मिसाल के तौर पे, तो आप फिर XC में फंसे रहेंगे, यार ये क्या चीज़ है। अभी इससे चीज़ें, अभी तो मैं डाटा शीट पे जाना है मैंने, तो डाटा शीट के अंदर ये चीज़ें हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ESR मैं अभी सीधा साधा यही बता सकता हूँ कि ESR मीटर होता है, ESR टेस्ट कर लेते हैं, इतनी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन क्यों आनी चाहिए उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर हमने इससे टेस्ट कर लिया, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस टेस्ट हो गई। अभी जो ESR मीटर होता है वो कैपेसिटेंस नहीं चेक करता, वो इसकी रेजिस्टेंस चेक करता है। कैसे? वो चेक करता है इसकी RS सीरीज रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, ESR। अभी देखिए ये कैपेसिटर है और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ ये इसके इक्वल है, और ये है इसका आइडियल कैपेसिटर, C आइडियल है, और ये है इसकी इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर, यानी ये एक ही कंपोनेंट है, ये वाला एक ही कंपोनेंट है कैपेसिटर, लेकिन इसके अंदर इसकी अपनी रेजिस्टेंस है जो कि AC पे वर्क करेगी जब इसको हम AC सिग्नल देंगे। ये मल्टीमीटर क्या करेगा, RS चेक करेगा। RS होती है सीरीज रेजिस्टेंस, और ये होती है XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है। अभी मैंने एक बात की है कि ये 2 प्लेटें हैं, इसके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक रखा। एक सादा ज़ुबान में हम कहते हैं कि जब आप इंसुलेट कर देते हैं 2 प्लेटों को तो वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर उसकी डी रेट फैक्टर होता है, उसमें कुछ ना कुछ डेसिपेशन होती है। जब वो प्लेटों में करंट फ्लो हो रही होती है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, क्योंकि पावर जो है वो करंट के फ्लो होने में और रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेट होती है। अभी वो पावर बताएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी कैपेसिटेंस होगी, कितने वोल्टेज होंगे, कितना टेम्परेचर होगा। जो टेम्परेचर वाली हमने बात की है वो भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा उसका अमल दखल है। मिसाल के तौर पे मैं ये इस मैन्युफैक्चर की एक मैन्युफैक्चर के मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ पर है इसकी लीकेज करंट, कि लीकेज करंट कितनी होगी, प्लस यहाँ पर है डिसिपेशन फैक्टर 25 डिग्री
120 हर्ट्ज पे कितनी उसकी डिसिपेशन होगी। रेटेड वोल्टेज, अगर आप 16 वोल्ट वाला कैपेसिटर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी 0.16 आएगी डिसिपेशन फैक्टर टेंजेंट थीटा। और जितनी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी विद नॉमिनल कैपेसिटर इज ओवर 1000 माइक्रोफैरड। अगर इसमें और 1000 ऐड करते जाएंगे, अभी ये है 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट कैपेसिटर तक जो इसकी डिसिपेशन फैक्टर है वो 0.16 यूज़ किया जाएगा। अगर 16 वोल्ट के अंदर आप 2000 माइक्रोफैरड तक, 1000 से 2000 तक करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 0.02 ऐड कर देंगे इसके अंदर, 0.16 के अंदर 0.02 और ऐड कर देंगे, डिसिपेशन फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो DF ये है डिसिपेशन फैक्टर 25 डिग्री 120 हर्ट्ज। XC मल्टीप्लाइड बाई DF डिसिपेशन फैक्टर। हमने कहा 120 हर्ट्ज पे अगर इसकी जो रेजिस्टेंस है XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 2.82 है, 2.82 ओहम्स है, और ये हमने 470 का कहा है, तो इसकी जो डिसिपेशन फैक्टर हम 0.16 ही यूज़ करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.82 मल्टीप्लाइड बाई 0.16, तो ये 0.451 ओहम्स आ जाएगी। अभी ये कब है, जब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज। अभी यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती जाएगी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 100 किलोहर्ट्ज़ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 मिली ओम हो जाएगी। तो 3 मिली को जब इसके साथ और आप डिसिपेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी रेजिस्टेंस माइक्रो ओम में आ जाएगी। जब आप ESR मीटर यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक चार्ट होता है कि जी 16 वोल्ट है, 1000 माइक्रोफैरड है या 470 का है, तो इतना ESR इसका इतना होना चाहिए। जितने भी ESR मीटर हैं डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, तो उनके साथ जो चार्ट होते हैं वो एवरेज वैल्यू होती है मुख्तलिफ कंपनीज के हिसाब से। मुख्तलिफ कंपनीज के हिसाब से क्यों? मैंने कैपेसिटर बनाया ये वाला, मैंने कहा जी इसका वर्किंग आवर 2000 आवर्स हैं। एक और कंपनी है, उसने उठ के अच्छा कैपेसिटर बना दिया, उसने कहा जी इसकी क्वालिटी जो है ये है। ये मैंने कहा जी मैंने ये मटेरियल यूज़ किया है, उसने कहा जी हमने इससे अच्छा बना लिया। आपने कहा जी मैंने इससे भी अच्छा बना लिया। जब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है। जब आप क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों की जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज होती है। तो जो ESR मीटर्स होते हैं उनकी वो रैंडम एवरेज वैल्यू एक निकाल लेते हैं कि जी अच्छा जी इसमें इतनी होगी, उसमें इतनी होगी, उसमें इतनी होगी। लेकिन आप परफेक्ट इस कैपेसिटर को अगर कहेंगे कि मैं इसकी परफेक्ट रीडिंग वहाँ से देख लूँ तो वो नहीं है कि आप एवरेज इसके करीब तरीन जा सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करना भी ठीक होता है, ये गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट इसकी ESR देखनी है कि कितनी होगी, तो वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। अभी स्टैंडर्ड रेटिंग ये इस कंपनी ने बताई है। इस कंपनी ने कहा है कि स्टैंडर्ड रेटिंग जो है वो 47 माइक्रोफैरड जो है, 470 माइक्रोफैरड। इसका जो 16 वोल्ट में है वो इम्पीडेंस वो 0.23 आएगी। हमने चेक की थी ये वाली वैल्यू हमने कही थी 25 डिग्री। लेकिन जब कंपनीज जो है वो सारे टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसको डी रेट करके, उसको ऑपरेट करके डी रेट करके चेक करते हैं, तो उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के वो कहते हैं अगर ये इस कैपेसिटर की जो ESR है या इम्पीडेंस है वो 0.23 आ जाती है तो इसका मतलब है वो कैपेसिटर ठीक होगा। अभी इसी को हम अगर दूसरी कंपनी में देखते हैं, अभी अगर इसको देखेंगे, ये जो हमने सप्लाई के अंदर लगा हुआ है जिसको हमने चेक किया है, तो ये है 470 ओहम पे इसकी 0.48 आ रही है। यहाँ पे 470 ओहम्स है, ये 16 वोल्ट में
अब ये बहुत मध्यम इनकी डाटा शीट है, तो यहाँ पर ये 0.48 ओहम्स। तो हमने जो कैलकुलेट की है ये 120 हर्ट्ज़ पे इसकी जो मैक्सिमम ESR 20 डिग्री सेंटीग्रेड 120 हर्ट्ज़ 0.48। जो ESR मीटर है उसका जो एवरेज चार्ट होता है आप उसको भी देखते हुए ESR वैल्यू देख सकते हैं। वहाँ से भी आप कैपेसिटेंस, आइडियली कैपेसिटर की हेल्थ का अंदाज़ा आपको वहाँ से हो सकता है कि जी कितनी उसकी रेजिस्टेंस है। अभी इससे पता क्या चलेगा, जैसे जैसे कैपेसिटर का मटेरियल फेल होता जाएगा इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, इसकी जो प्लेट्स हैं वो डिग्रेड होती जाएंगी। जैसे डिग्रेड होंगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा। एक तो काम ये होगा क्योंकि P = I² R होता है, तो इसके अंदर अपनी जो लीकेज है वो स्टार्ट हो जाएगी और उससे क्या होता है कि इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब चार्ज ही नहीं करेगा या अपनी लिमिट से कम करेगा तो वहाँ पर रिपल्स आना शुरू हो जाएंगी। क्यों कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हमने कहा था ये शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करता है, जो रिपल्स हैं उनको इजी पाथ देता है। जब रिपल्स को इजी पाथ नहीं देगा तो आपके सर्किट में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसे ये देखिए इस कैपेसिटर में ये प्रॉब्लम है, ये भी रीडिंग नहीं दे रहा, ये ओपन शो कर रहा है। ओपन शो कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी इंटरनल प्लेट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। ये एक एज आ ओपन रेजिस्टेंस शो करेगा। जब आपको इसको ESR पे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ये अपनी कैपेसिटर वैल्यू बता रहा है कि 4.69 है। ये दूसरा चेक करेंगे तो ये 4.67 है, 4.67 और ये वाला 4.69, लेकिन ये वाला ये कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई हो गई, इतना हो गया कि वो ओपन सर्किट शो कर गया। तो ये कैपेसिटर अभी इस तरह से ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए एक तो तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास ESR मीटर है तो उससे आप उसकी जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। उस पर आप कैपेसिटर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं कि इतनी कैपेसिटर है, इतने वोल्टेज है, तो वहाँ पर ESR वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर वो ESR उसके टेबल के अंदर ठीक है, एवरेज जो उसका स्टैंडर्ड एवरेज जो उसका एवरेज चार्ट है उसके अंदर उसकी वैल्यू आती है तो ठीक, अगर वो उससे बाहर है तो फिर वो कैपेसिटर ठीक नहीं है। और ये स्टैंडर्ड चार्ट हर मैन्युफैक्चरर का डिफरेंट होता है। अगर आप कैपेसिटर इस मैन्युफैक्चरर का देखेंगे तो इसका चार्ट इससे डिफरेंट होगा। तो आपको उसकी प्रोडक्ट डाटा शीट पे जाके, उस सीरीज़ पे जाके, उस मैन्युफैक्चरर पे जाके आपको उसका जो स्टैंडर्ड चार्ट है वो लेना पड़ता है। डाउनलोड करें, उसके मुताबिक उसको चेक कर लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किसी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।